नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे एक बड़ी प्यारी सी कहानी। शीर्षक है कठपुतली। एक युवती के मनोभाव को प्रकट करने वाली यह कहानी है। आइए सुनते हैं। कठपुतली। संजना बेहद खुश थी। मायके जो जाना था आज। सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब ही हो जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा होता ही है जिसकी वजह से कोई न कोई दिक्कत तो जरूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी संजना मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले न लौटती। लेकिन जब संजना को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना, मिल आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो एक दो दिन कभी रुक पाते और महीने भर शायद रुक ही नहीं पाई। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे 1 हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी तो चालू है। तुम वहां रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी? और फिर काम करूंगी या अंशु की तैयारी करवाऊंगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। संजना का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी की ओर देखा और सास सब समझ गई। बोली, जाओ देख लो जैसे तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब तब आ जाना। वो जानती थी कि संजना लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, जरूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम करेगी ही नहीं। और फिर पति भी कभी उसका साथ ना देगा कि वो घर में किसी को बोल सके कि इतने दिन को तो वो मायके में रुकेगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। संजना मायके आ गई। बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? संजना ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से। खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोच लिया और हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आजादी ही है भारतीय बहुओं के लिए। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में, और माँ के हाथ के पकवानों को तो कभी भाभी के संग की बातों की खुमारी में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर पतिदेव का फोन न उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी कि अब हर वक्त लड़ाई होगी पति से। वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहां जाकर भूल ही जाती हो अपना घर। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज था तीसरा दिन। संजना को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए वापस। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन हो जाएगी, जेठानी का मुंह सूज जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया। पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ही लिए हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया चली आओ। अब हो गया चली आओ, भाभी को भी यहाँ जरूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर संजना का दिमाग सुन्न हो गया। क्योंकि रोहित उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को ही समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से ही देखता। उसे लगता था कि संजना ससुराल में खुश नहीं है। संजना जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसीलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज जब भी पति से बातें होती, वो तो हमेशा व्यंग करते कि और 56 भोग मिल रहे हैं वहां, या तुम्हारा मन भर रहा है कि नहीं? यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वहां अपने पिताजी के घर ना तुम्हें सुख मिलता है ना सुविधा, फिर भी वहां के लिए मरती रहती हो।
अब संजना उसे कैसे समझाए कि अपना घर अपना होता है और पिंजरा तो फिर पिंजरा ही होता है ना, चाहे वह कितने भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने संजना छत पर गई तो अपने बचपन की सखी शिखा को देखा। वह भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई तब तक शिखा भी उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे, तुम मुझे याद ही नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में संजना ने बताया कि उसे तो आज जाना ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। शिखा का मुंह बन गया। क्या यार, 3 साल बाद मिले हम और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी मायके नहीं आती, जब मैं आती हूँ ना तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले तो तू भाग कर जा रही है। कहते हुए शिखा ने मुंह फुला लिया। अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। संजना ने उदासी से कहा। हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती है और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ। बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही तो अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे। ये मेरे ससुराल की रीत है। और ऐन वक्त पर कोई काम निकल आना वगैरह वगैरह बहुत सारे नाटक है। शिका ने कहा। ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए, बता भला। अरे तो ये शालू याद है? वही शालू जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, बैक सीटर। क्लास में जो हर बात में डरती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वो कल मुझे मिल गई थी मार्केट में। क्या बदल गई है यार, वो शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, करीने से बाल कटाए, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हमें बहन जी बन गए हैं। यह ना पहनो वह ना पहनो, ससुराल में हम सब ने अपनी सारी खुशियों के बलि चढ़ा दी। कल वो मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि शिखा कैसी हो गई तू। कहाँ हमारी स्मार्ट शिखा और कहाँ आज 5 गज की साड़ी लपेटे तू। लग ही नहीं रहा कि तू वही शिखा है। शिखा ने दुखी होकर कहा। अच्छा, और क्या बोली? संजना ने उत्सुक होकर पूछा। पूछने लगी कि कब आती हूँ मायके। मैंने कहा यार बहुत कम आ पाती हूँ। तो आंटी अंकल को ससुराल बुला लिया करना, उनका भी जी बहल जाया करेगा। अरे कहाँ, किसी को बुलाओ मायके से तो कोई आया नहीं कि सबका मुंह बनने लगता है ससुराल में। अगर एक से दूसरे दिन रुक जाए तो सांप लौट जाते सबके दिल पर। मैं तो जल्दी किसी को बुलाती नहीं। ये क्या बात है? क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? वहां तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते? मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं तो वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। अरे हद है यार, हम कठपुतलियां है क्या कि सब कुछ उनकी डोर बंदी उंगलियों के हिसाब से करे। मैंने उससे पूछा, शालू अब तुझे किसी से डर नहीं लगता क्या कि लोग क्या कहेंगे या पति क्या बोलेंगे? लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति के, तो अगर वो समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं पत्नी को दबा कर रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया वो चुप हो गए। अरे गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम न घुटे। सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए खुद को तो पहले महत्व दो। और सच कहूं तो संजना, मुझे भी शालू की बात सही लगी कि हम सब खुद ही को भूल गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। संजना मुंह बाए गौर से शिखा के मुंह से शालू की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य था कि वो उस हमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर। खौलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। शिखा ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार, जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी पति को आज शाम आने से? देखती हूँ, कहकर संजना सोच में पड़ गई कि क्या करूं। शिखा ने उससे विदा ली और संजना को एक नए मंथन में उलझा दिया।
दिन भर संजना कमरे में लेटी ही रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। और संजना के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उसकी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे इतर नया रूप ले। संजना कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। रोहित भी आ चुके थे। काश मैं पहले उनको रोक देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अब अगर मना किया तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिए। एक तो वैसे ही रोहित मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे मेरे। जाने क्या क्या सोचते रहे कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ, फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चलकर बैठो, कहकर संजना शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली आई और रोहित को देखकर शांत पड़ गई। रोहित पानी पी रहा था। उसे यूं ही देख वो थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या संजना, तुम अभी तक घर के ही कपड़ों में हो, चलना नहीं है क्या? रोहित के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूं तो झक मारकर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार शायद मंथन मन पर भारी हो गया और उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरह मन के गुबार को अब होठों से शब्द निकालने का साहस मिल गया। रोहित ने धीरे से कहा, यह क्या है? तुम अभी भी तैयार नहीं हो? चलना नहीं है क्या? हाँ नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी, चलो। वहां क्या जेल में रहोगे? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन न भी हो तो भी काम तो करने ही पड़ते हैं। और आज मेरी हालत ऐसे नहीं, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो संजना? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आती हुई दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। रोहित की आवाज सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ संजना? अचानक यह क्या बोलने लगी? लड़की के पिता और माँ सदैव अपने लड़की से यह आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ सहती रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं सके। कहते हैं ना कि ब से बोल दो तो बदतमीज और स से सहते रहो तो संस्कारी। माँ आग्नेय नेत्रों से संजना को देखने लगी। बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं वह। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। रोहित सास की बात सुनकर और तन गया कि वह कतई गलत नहीं है। संजना ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यही रह जाएगी मेरी। शरीर चला जाएगा और अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देरी पर नहीं आएगा माँ। रोहित हैरान सा संजना की ओर देखता रह गया। इसे हो क्या गया है? वह मन ही मन सोचता रहा। संजना तेजी से गई कमरे में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी को और देखे यूं ही अनमनी से आकर रोहित के पास खड़ी हो गई। रोहित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी संजना को देखती रह गई। रास्ते भर संजना ने रोहित से कोई बात न की। घर आ गई। रात भर आंखों ही आंखों में गुजार दी उसने। कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे खुद को छोड़कर। रोहित का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलता रहा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में संजना पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त संजना ने अपना हाथ काट लिया गलती से। पर किसी ने उसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग रहता कहाँ है तुम्हारा। संजना को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मलिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में धृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी ना रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी
और किसी की निगाह में अब वह योग्य नहीं थी। वह विक्षिप्त सी, कामचोर, बदतमीज और बेकार थी। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी तो किसी को उस पर दया या सहानुभूति या प्रेम नहीं आया। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए भी थोड़ा जीऊंगी। उस रात वो खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली नहीं और मुंह चादर से ढक कर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर संजना परेशान नहीं थी, उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? संजना ने दो टूक जवाब दिया। नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। सास समझ गई कि आज संजना का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह करूंगी इससे बात। रात बीत गई। रोहित ने रात में एक बार भी संजना से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह संजना से उम्मीद की थी, किंतु संजना तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम तक लौट आऊंगी। पर बहू तू जा कहाँ रही है? कई काम से जा रही हूँ, कहकर संजना निकल गई। घर में सब संजना की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। रोहित भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास संजना की मनस्थिति समझ रही थी। शाम को संजना नहीं लौटी, सब परेशान होने लगे। उसको फोन किया जाने लगा और मायके में भी किया गया, कहीं न मिली संजना, न ही उसने फोन उठाया। 8 बजे रात तक वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात रोहित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर संजना ने कहा कि मैं खाना खा कर आई हूँ और कुछ न बोलकर करवट लेकर सो गई। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो संजना ने हाथ झटक कर कहा, परेशान मत करो मुझे। रोहित भी उसके इस रवैये से कहीं न कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन भी सुबह संजना 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने लगी तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। संजना ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं, बनाइए आप नाश्ता, मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? जेठानी ठगी से खड़ी उसे देखती रह गई। जिस संजना को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखाई दिए थे। रोहित तैयार होकर निकला तो संजना जा चुकी थी। रोहित ने हैरान होकर माँ से कहा कि संजना को हो क्या गया है माँ? कोई बात है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं तो माँ, उस दिन उसके घर में यह हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, यह कहकर ये वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मजा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है ये, ना जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें बोलेगी। कुछ ना कुछ इसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ परेशान है संजना बहुत ज्यादा, किसी बात को लेकर दिल ही दिल में वह उबल रही है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात न की। यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल ही दे रही हूँ। यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा पिता मुझसे और तुम्हारे भाभी से ऐसी ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के ही भरोसे तो ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। रोहित बिना नाश्ते किए निकल गया, सब कुछ सोचते हुए। आज उसे पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा जब संजना उसे बार बार फोन करती थी और पूछती थी कि कब आएंगे आप, और वो झिड़क कर फोन रखवा देता था। जब वह मायके जाने के लिए पूछती तो रोहित हमेशा डांट देता, क्या हर समय वहां जाने की रट लगाए रहती हो? जाओ, जल्दी से चली जाओ, फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसके पसंद की चीजें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे कितना काम करती हो ऐसा तुम दिन भर कि काम का ताना देती हो? क्या घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तुम अकेली घर में काम कर रही थी? हर वक्त कहती हो काम करके थक गई थक गई। मत करा करो काम, अगर इस चीज का बहाना बना रहे तो। संजना चुप हो जाती और उसके मौन को वह सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा उसने, सिर्फ उससे फर्ज जरूर पूरे करवाए।
सबकी उंगलियों पर नाचती संजना आज उसे कठपुतली सी लगी। रोहित सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को मथ रहा था। अब उसमें एक सकारात्मक परिणाम आया कि उसे संजना की परेशानियों का कारण देखने लगा और अपनी गलतियां भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोजाना 1 घंटा लग जाता था। आज वह ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। पर आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था। अब वो चाहता था कि दौड़ कर जाए और संजना को अपने बाहों में भर ले। उसकी जख्मी उंगली की तड़प से भी कहीं ज्यादा तादाद में तड़पने लगा रोहित। पागलों की तरह उसने संजना को फोन करना शुरू कर दिया। संजना का फोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार संजना के मायके की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहां मिलेगी। किंतु यह क्या, संजना तो वहां भी नहीं मिली। ऊपर से फोन भी ऑफ। अब रोहित परेशान हो गया कि आखिर वो गई तो कहाँ गई। वो दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा संजना को। जहां जहां वो जाया करती थी हर जगह पर ढूंढाया, पार्लर में, मॉल में, मंदिर में, हर जगह। और उसके फ्रेंड्स के नंबर जो उसके पास थे वहां भी पूछताछ करी, पर संजना का कहीं पता न था। निराश होकर रोहित घर आ गया। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। रोहित ने लपक कर दरवाजा खोला। संजना ही थी। रोहित की जान में जान आई उसे देखकर। किंतु संजना के सामने आते ही वह अजीब सा हो गया। उसमें उसे खींचकर गले लगाने की हिम्मत न रही। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया घर में। माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नजरों से संजना को देख रहे थे। कोई रोहित से उम्मीद कर रहा था कि वह संजना से सवाल जवाब करे। सबकी उपस्थिति में रोहित असहाय सा हो गया। कुछ नहीं बोल पाया वह संजना से। परंतु एक चीज वो महसूस कर रहा था कि अब उसे संजना से बात करनी ही होगी। संजना निर्विकार भाव से कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। रोहित जब कमरे में पहुंचा तो संजना सो चुकी थी। रोहित ने ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा तो वह दुख व चिंतित नहीं, क्लांत सा, थका सा लगा उसका चेहरा। रोहित का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहला दे, पर ऐसा करने से वो जग जाती। वह चाहता तो था कि संजना को जगा कर बात करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज दूसरों के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतजार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए रोहित रात काटने के लिए तैयार था। उसके दिल में सवालों से ज्यादा जवाब तैयार थे। प्रतीक्षा थी तो बस संजना के प्रश्नों की। किंतु रोहित जानता था संजना अब कुछ नहीं पूछेगी। इन्हीं विचारों में उलझे उलझे जाने कब रोहित की आंख लग गई। आंख खुली तो देखा संजना जाग चुकी थी। बेड पर नहीं थी, बाथरूम से नल की आवाज आ रही थी। मतलब संजना तैयार हो रही है। रोहित ने एक पल गंवाए बिना झट से तैयारी शुरू कर दी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। संजना तैयार होकर जब घर से निकली नीचे पार्किंग में, तो रोहित गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। संजना को आता देखकर वो बाहर निकल आया और रास्ता रोक कर बोला, संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संजना ने उसकी ओर बिना देखे कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, बैठ कर बात करते हैं। रोहित, मुझे देर हो रही, जाने दो मुझे। यहाँ नहीं हो सकती बात है, काफी कुछ है जो कहना जरूरी है, कहकर रोहित ने संजना को देखा। इस बार संजना ने रोहित को देखा। रोहित कुछ परेशान लगा उसे, शायद उसके लिए ही परेशान था। पहली बार मन ही मन सोचने लगी संजना कि ये कैसे हो सकता है। रोहित की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र जैसे फालतू मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। विचारों में उलझी उलझी संजना जब दिखी तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। संजना आश्चर्य से रोहित की ओर देखती रह गई। यंत्र चलित सी वह बैठ गई। दोनों ने रास्ते पर कोई बात नहीं की। दोनों पास के कैफे में पहुंचे। रोहित ने संजना से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है संजना, अब बताओ मुझे, कुछ परेशान सी हो। 2-3 दिनों से इधर कहाँ चले जाती हो सुबह सुबह। कल तो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, ना तो मायके में थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ। आखिर जाती कहाँ हो? ओह, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। फर्क पड़ता होगा तो इस बात से सिर्फ कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। इसी वजह से शायद तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फिक्र थी। ऐसा नहीं है संजना, मैं व्यस्त था, परेशान रहता था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, नौकरी, प्रमोशन, घर, इन सब में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि तुम तो सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज की समझाने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में एक चीज मैं भूल गया कि तुम मेरी पत्नी हो। यह सुनकर व्यंग से हंसती हुई संजना बोली, जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप यह तक भूल गए थे कि मैं भी एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो दूर की बात। हाँ, मैं जानता हूँ संजना, गलती मेरी है। मैं तुम्हारी तरफ ध्यान देना ही भूल गया था। और कहते कहते रोहित चुप हो गया। और पति का तवज्जो ना देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो न मिलना, यही विडंबना है समाज की। औरत को बिना पुरुष के अवलंब के कोई इज्जत नहीं देता। सही कह रही हूँ ना? संजना ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। रोहित ने संजना के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, संजना, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के बहुत कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो ना, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर संजना ने अपने हाथ रोहित के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हैं ना आप कि कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेसफुल होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं टॉपर थी स्कूल में और आज आपके घर की नौकरानी बन गई, दूसरे के हाथों की कठपुतली। क्रोध से कांपते हुए संजना बोली। रोहित उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ संजना, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती थी। ना दोस्तों के घर, न मार्केट, मायके में भी नहीं। मायके जाना तो आपको भी पसंद नहीं था ना मेरा? हर वक्त मेरे मायके वालों की बुराई। यही कहना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए रोहित, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने मायके? कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ आज यहाँ घर में मेरी जरूरत है, आज यह जरूरत है, वह जरूरत है, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि कहीं आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए उसने मुझे उस दिन कह दिया था कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है, ना यह घर। चुप हो जाओ संजना, प्लीज, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं करूँगा। बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ कल मैं, और अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता संजना, जितना भी नहीं आता। सिर्फ अब महसूस करोगी तुम मेरी बातों से। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है। तुम्हारा घर जाना मुझे नहीं पसंद। मेरा मन ही नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ बोलकर सोचता था कि तुम वहां से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह रोहित बोला। यह सुनकर संजना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो क्या मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जाती हूँ? मैं तो लौट आने वाली होती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। हो सकता नहीं आपका तरीका गलत ही है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता संजना, तो क्या मैं तब भी वहां जाने की जिद करती? मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वह तुम्हारा घर है, और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं सब तुमसे। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें कभी वहां जाने ना दो? बस यही लगता है कि तुम्हें ले जाऊं, फिर साथ ही लेता हूँ। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते। छोटे हो जाएंगे ना प्रेम दिखाकर? नहीं, छोटा तो नहीं हो जाऊंगा, पर कह नहीं पाता बस। अब सब कुछ ठीक है, तुम जो चाहो सो करो। कैरियर बनाओ, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली भी मत बनो, पर मेरे घर की, यानी कि अपने घर की महारानी तो बनो। सब कुछ करो, पर संजना मायके मत जाओ। उसकी बात सुनकर संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी और रोहित की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए घर चलते हैं। पर हमारे नहीं, तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ, और मैं रोज शाम की चाय वहीं पीऊंगा। संजना ने खुशी और आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ, रह लूंगा तुम्हारे बिना उतने दिन।
क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर अब संजना का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित था। भ्रम और अविश्वास की धुंध छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर चल पड़े। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।